हेलो एवरीवन। लास्ट के सेशन में हमने बात की थी लेमार्क के सिद्धांत के बारे में जो इन्होंने विकास के संबंध में दिए थे, लेकिन इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। कई लोगों ने आलोचनाएं की कि जो आपने सिद्धांत दिया है पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास में अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। इन्होंने भी विकास के संबंध में अपने कुछ सिद्धांत दिए कि आखिर विकास कैसे हुआ होगा। तो इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और इन्होंने 1859 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनके सिद्धांत का नाम था नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। आखिर इनका कहना यह था, सीधी सिंपल बात में समझें, कि जो जीवों का विकास हुआ होगा वो प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति ने जिसको चुना वो रहेगा और जिसको उसने नहीं चुना वो भविष्य के साथ पीछे हमारे पास जो भूतकाल है उसमें कहीं पे लुप्त हो गया। चलिए इसी सिद्धांत को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा था। तो सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। तो हमारे वैज्ञानिक नाम क्या था? वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इनका मुख्य विचार ये था कि जो जीव पर्यावरण के अनुसार अनुकूल हो जाते हैं वे जीवित रहते हैं और जो अनुकूल नहीं हो पाते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जीवित रह जाते हैं और उनके गुण संतान में चले जाते हैं और वही अगली पीढ़ी को बढ़ाते हैं, और जो अनुकूल नहीं हो पाते हैं वह समय के साथ लुप्त होते जाते हैं। तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। जैसे हमारे पास लेमार्क ने बताया था अर्जित गुण बताए थे। ठीक है, उनने दूसरा बताया था कि जो प्रकृति है वो खुद चयन कर लेती है। जैसे ही प्रकृति में मौसम बदलाव होता है जीव खुद में बदलाव कर लेते हैं। ये उन्होंने उदाहरण दिया था किसका? गिरगिट का उदाहरण दिया था। जैसे गिरगिट कलर बदल लेता है वैसे ही जो अन्य जीव थे वो अपना जो बिहेवियर है, अपनी जो बॉडी है वो चेंज कर लेते मौसम के अनुसार। लेकिन डार्विन का कहना ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ अलग ही बात कही थी, उसी को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला परिवर्तनशीलता, जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन। तो इनका कहना ये था कि जो सभी जीव होते हैं हर एक जीव में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। तो इनका कहना यही था प्रत्येक जीव में छोटे छोटे भिन्न लक्षण पाए जाते हैं, कुछ उपयोगी होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया था कि कुछ चिड़िया हम देखते हैं कि उनकी चोंच लंबी होती है तो कुछ की छोटी होती है, किसी चिड़िया की चोंच मोटी तो किसी की पतली होती है। वैसे ही हमारे पास जो अलग जानवर होते हैं, जैसे किसी जानवर पर हम देखते हैं बाल बहुत ज़्यादा होते हैं तो किसी पर बिल्कुल नहीं होते, है कि नहीं? किसी के नाखून बड़े होते हैं तो किसी के छोटे होते हैं। तो ये सभी भिन्नताएं सभी जीवों में देखने को मिलती हैं। तो सीधी सिंपल बात है, परिवर्तनशीलता सिद्धांत यही बोलता है कि हर एक जीव है ना एक दूसरे से कुछ लक्षणों में भिन्न है। जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं तो किसी का बिहेवियर अलग है तो किसी का कलर अलग है, कोई ज़्यादा काला है तो कोई ज़्यादा गोरा है और कोई मीडियम में है, मतलब भिन्नताएं तो यहाँ पे भी हैं। तो ये सिद्धांत इनका पहला हो गई वेरिएशन, कि सभी जीवों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। दूसरी बात इन्होंने की जनसंख्या वृद्धि की। ठीक है, इनका कहना था कि प्रत्येक जीव बहुत अधिक संतान उत्पन्न करता है। सभी जीव जीवित नहीं रह पाते क्योंकि संसाधन सीमित हो जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे योगदान कर रही है इनके सिद्धांत में वो समझने थे। तो इनका कहना था संतान अगर ज़्यादा होंगी तो संसाधन कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इनका कहना तो ये था कि अगर जीव जो है ना, एक ही जीव, मान के चलो कि एक ही जीव ने एक बार में 1000 बच्चों को जन्म दिया। जब 1000 बच्चों को जन्म दिया तो हम देखेंगे हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो तो कम है। तो क्या देखेंगे, जब हमारे पास संसाधन कम है तो संसाधनों की क्या हो जाएगी? यहाँ पे कमी हो जाएगी। जब हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि से तो क्या हो गया, हमारे आंतरिक तौर पर ही लड़ाई होगी। हो सकता है बाहरी तौर पर भी लड़ाई हो। किसके लिए? खाने के लिए, संसाधन का उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो अगला हमारे पास आता है संघर्ष। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर आपको जीवित रहना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी हमने बात की थी जनसंख्या अधिक हो रही है तो क्या होगा, हमारे पास सीमित संसाधन हो जाएंगे। सीमित संसाधनों के कारण क्या होगा, जीवों में प्रतियोगिता होगी। कैसी प्रतियोगिता होगी? सबसे पहले जीवों में अपनी ही स्पीसीज, जो अपनी ही जाति है, उसमें प्रतियोगिता होगी।
कि हमारे पास है, मान के चलो एक हमारे पास में ब्रेड खाने को है और 10 लोग उसे खाने बैठे हैं। ब्रेड की संख्या 1 है और 10 लोगों की संख्या है, तो उनमें ही झगड़ा होगा कि ब्रेड कौन खाएगा, मैं खाऊंगा या तुम खाओगे। ठीक है, पहली बात तो हो गई कि इंटरनल होगा, स्पीसी जो होगी इंटरनल, अपनी ही जाति में लड़ाई झगड़ा होगा कि ये चीज़ तो हम खाएंगे। दूसरी बात होती है इंट्रा स्पीच, फिर वह आसपास के लोगों में देखेगा कि वहाँ पे भी लड़ाई हो रही है क्योंकि जनसंख्या बहुत हो गई है। और इसके बाद इन्वायरमेंट में भी अलग और ज़्यादा जीव आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी लड़ाई होगी, किसके लिए, एक संसाधन के लिए। तो क्या है, एक जनसंख्या मुद्दा यहाँ पे बन गया। तो हम बोल सकते हैं जीने की जंग हर जगह चलती है, जैसे हम यहाँ पे लड़ते हैं चीज़ों के लिए, वैसे ही जानवर भी लड़ते हैं चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है, तो अगली बात हम करते हैं प्राकृतिक चयन की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही, अभी तक हम जो कर रहे थे ना, वो हम बेस बना रहे थे कि आखिर सिद्धांत में बताया क्या गया है। उसका मेन मुद्दा यही था प्राकृतिक चयन का। तो इनका कहना था कि जो जीव अपने पर्यावरण के अनुसार सबसे अधिक अनुकूल होते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो अनुकूल नहीं हो पाते वो मर जाते हैं, कमज़ोर जीव नष्ट हो जाते हैं। तो हमने बोला योग्य की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं इसको समझिए अगर हम, तो एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि मान के चलो कि हमारे पास में ठंड का मौसम आया। ठीक है, हमारे पास सर्दी का मौसम आया है। अब सर्दी के मौसम में क्या होगा, सबके लिए गर्म चाहिए स्थान, है ना, सबके लिए गर्म स्थान तो हो नहीं सकता। तो सबका जो लक्षण हमने बोला था, सबके पास वेरिएशन पाए जा रहे हैं। तो हम दो चीज़ें लेते हैं, एक हमारे पास में 2 डॉग ले रहे हैं, हमारे पास एक डॉग ये रहा और एक डॉग ये रहा। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे पास में कुत्ते हैं। एक कुत्ता हमारे पास ऐसा है ना जिसके पास जो बाल हैं बहुत बड़े बड़े हैं, और एक कुत्ता ऐसे जिसके पास बाल छोटे छोटे हैं। और मौसम किसका चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, जिसके पास बाल बड़े बड़े हैं वो सर्दी में सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास बड़े बड़े बाल होने के कारण गर्मी महसूस होगी, तो वह जिंदा रह जाएगा। लेकिन जिसके पास छोटे बाल हैं वो यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो क्या होगा, एक हमारे पास में डॉग था, उसने क्या किया, जो नेचर है उसके अनुकूल हो गया वो। और सीधी सिंपल बात हम ये भी कह सकते हैं, अनुकूल नहीं होगा, ये पहले से उसके अनुकूल था, है ना। ये डॉग है ना, पहले से इसके बड़े बाल थे। अगर हम लेमार्क के बोलें तो लेमार्क का कहना ये था कि छोटे बाल वाला भी बड़े बाल कर लेता है, लेकिन इनके अनुसार ऐसा नहीं था। इनके अनुसार ये था कि हमारे पास 2 जानवर पहले से पाए जा रहे थे, एक के बड़े बाल थे और एक के छोटे थे। अब बड़े बाल वाला अगर जानवर था तो वो तो बच जाएगा ठंड में, और छोटे बाल वाला मर जाएगा। यही था प्राकृतिक चयन का नियम। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम वंशानुक्रम की। तो इन्होंने बोला जो उपयोगी गुण होती वंश संतानों में चले जाएंगे और धीरे धीरे एक नई प्रजाति विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो नई प्रजाति का निर्माण कैसे होता है, तो प्राकृतिक चयन और वंशानुक्रम से जीवों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हमारे पास में नई प्रजाति का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, मतलब धीरे धीरे नया रूप बनता है। जैसे कि इन्होंने एक और अच्छा उदाहरण दिया था, लेमार का कहना था कि जिराफ की छोटी गर्दन थी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर वाले पेड़ खाना शुरू किया तो उसकी गर्दन क्या है, बड़ी हो गई। लेकिन जो हमारे पास डार्विन थे, इन्होंने क्या कहा, इनका कहना ये था कि जो जिराफ हैं वो दोनों प्रकार से थे, लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। लेकिन जो लंबी गर्दन वाले थे वो तो बड़े बड़े पेड़ों से पत्तियां खाकर जीवित रह गए, लेकिन जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो पत्तियां खाना ना मिलने से वो लुप्त हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ जिराफों की गर्दन लंबी थी, वे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सके और जीवित रह गए, जबकि कुछ में उनकी संतानों में यही गुण चले गए। और इसके अलावा कुछ जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन कैसी थी, छोटी थी। अब गर्दन छोटी होने की वजह से ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां नहीं खा सके और नीचे की घास वगैरह सब खत्म हो गई थी, तो इस वजह से ये क्या हुए, लुप्त हो गए। ठीक है, तो डार्विन के सिद्धांत की विशेषताएं और सीमाएं अगर हम बात करें तो इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित अपना सिद्धांत दिया था। विविधता और पर्यावरण को भी महत्व दिया था कि विविधताएं और पर्यावरण दोनों ही आने वाली पीढ़ी को निश्चित करते हैं कि ये जीवित होगी या फिर नहीं होगी। और अगर हम सीमाओं की बात करें तो इन्होंने आनुवांशिकता, कोई भी जो आनुवांशिकी होती है उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। ठीक है, म्यूटेशन और जीन परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में भी बात नहीं की है इन्होंने, और सभी लक्षण पर्यावरण से नहीं आते हैं ये बात भी इन्होंने नहीं बताई। ठीक है, आधुनिक अगर समर्थन की बात करें तो किस किस वैज्ञानिक ने इनका समर्थन किया है कि जो डार्विन ने बात बोली है ये बात सही है।
हमारे पास में जो मेंडल थे, ग्रेगर और मेंडल, इन्होंने इनकी बात का समर्थन किया है। डी बेरिस थे, इन्होंने समर्थन किया है। होगो ने समर्थन किया है। मॉर्गन ने, इन सभी ने डार्विन के विचारों का समर्थन किया है। ठीक है, कि इन्होंने जो बात बोली है वो सही है। यहाँ पे अगर हम बात करें मेंडल की, तो इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया है। जो डी बेरिस थे ना, इन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया है कि जो जीन होते हैं ना, उसमें कुछ उत्परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे आने वाली जो नस्ल होती है उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ठीक है।